किसान भाई अपने आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए गाय का पालन विशेष रूप से कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने घर पे अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छी नस्ल की गाय को अपने यहाँ पालें, जिसमें कि होल्स्टीन फ्रीजियन के साथ साथ साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर के अलावा जर्सी प्रमुख गायें हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं, इस देहरादून जनपद के जो पछवादून एरिया है, यहाँ पे होल्स्टीन फ्रीजियन तथा उससे संकर प्रजाति की जो नस्लें हैं उसको अपना रहे हैं। इस गाय की विशेषता ये होती है कि इसका जो औसत दुग्ध उत्पादन है वो प्रतिदिन 15 से लेकर के 16 किलोग्राम तथा इसका जो पूरे ब्यांत का जो उत्पादन है ये करीब 2600 से लेकर 2700 लीटर तक प्राप्त होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह गाय अपने दुग्ध काल में लंबे समय तक दुग्ध उत्पादन करती रहती है। यानी अगर हम इनका वेट यील्ड देखें तो अन्य गायों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसके रखरखाव पे हमारे किसान भाई इस बात ध्यान रखें कि सबसे पहले हम इनके आवास प्रबंधन की बात को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे आप गाय या भैंस पालन कर रहे हैं वहाँ का जो फर्श है वो इस तरीके से हो कि वो गाय कि आपका जो पशु है, दुधारू पशु है, वो किसी भी दशा में स्लिप ना कर सके। क्योंकि यदि आपका जो यानी गौशाला का जो फर्श है अगर वो कंक्रीट का बना हुआ है और तो उस दशा में पशुशाला की सफाई करने में काफ़ी आसानी होती है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें कि जो मेंजर आप बना रहे हैं, हमारे किसान भाई जो मेंजर बनाते हैं उसकी ऊंचाई एक निश्चित रखें जो कि ज़मीन से 75 से लेकर के 80 सेंटीमीटर ऊंचा हो तथा मेंजर की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 60 से लेकर के 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्योंकि यदि मेंजर का जो नाप है अगर वो फर्श से ज़्यादा ऊंचा है या ज़्यादा नीचा है तो हमारे जो दुधारू पशु हैं उनको आहार ग्रहण करने में काफ़ी समस्या उठानी पड़ती है। दूसरी चीज़, मेंजर का जो आकार है उसके अंदर की बनावट को भी ध्यान रखें। जितने भी किनारे हैं वो राउंड शेप में होने चाहिए, कभी भी जो है स्क्वायर शेप में नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रायः हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने पशुओं को अच्छा आहार देने की कोशिश करते हैं। इस दशा में भी जब उनको संतुलित आहार देते हैं तो कुछ जो आहार हैं वो अवशेष के रूप में किनारे बचे रहते हैं और धीरे धीरे क्या होता है अगर वो जो स्क्वायर शेप में जो एरिया है वहाँ पे अगर वो इकट्ठा हो जाता है तो उसमें हानिकारक चीज़ें यानी उगने लगती हैं, यानी कुछ ऐसे फफूंद उसमें निकलने लगते हैं जिसकी वजह से जो है लंबे समय तक खिलाने पे पशु में अन्य बीमारी और प्रोटोजुआ संबंधी या अन्य जो फंगल समस्या है वो आ जाती है। तो इसलिए किसान भाई इस बात को ध्यान रखें कि जो मेंजर का निर्माण करें वो इस तरीके से हो कि किसी भी तरह का उसमें अनहाइजीनिक कंडीशन वाली चीज़ें ना हो सके। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें कि जब आप अपने पशु को दुग्धशाला से बाहर यानी गौशाला से बाहर निकालते हैं तो दिन के समय ये सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पे छाया जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पशु छाये में है तो जो उसकी थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और जो पशु का जो दुग्ध उत्पादन या उसके जो उसके जो स्वास्थ्य संबंधी जो प्रक्रिया है वो अच्छी होती है। अगर पशु का जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम किसी भी तरह से प्रभावित होता है तो उसका जो प्रभाव होगा वो उसके उत्पादन पे पड़ता है और पशु का जो प्रतिदिन का उत्पादन वो धीरे धीरे घटने लगता है। इसके अलावा किसान भाई एक बात ध्यान रखें कि पशु से अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन उसे सुबह शाम खुरेरा करें। साथ ही साथ उसके जो ऐन हैं उसको दूध धोते समय स्वच्छ रखें, साफ रखें। जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि अच्छे उत्पादनशील वाली जो गाय हैं या भैंसें हैं उनके जो ऐन की बनावट है वो एक निश्चित आकार की होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो गाय आप देख रहे हैं हमारे किसान भाई के पास जो है, इस गाय का जो आप ऐन को अगर देखते हैं तो इसमें जो दुग्ध सिराएँ हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं और जिस गाय में दुग्ध सिराएँ काफ़ी प्रोमिनेंट होंगी उसका उत्पादन अच्छा होगा। किसान भाइयों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दूध निकालते समय एक बात सुनिश्चित कर लें कि जब दूध निकालें तो दूध को फुल हैंड मेथड से निकालें, यानी जो मुट्ठी का जो तरीका है जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से अगर दूध निकालते हैं तो उस जो दुधारू पशु है खासकर जो हाइल्डर्स हैं उसमें किसी भी तरह की जो थनैला से जैसी बीमारी या अन्य कोई बीमारी नहीं होती है। क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दुधारू पशु में खासकर क्रॉस ब्रेड में कि जितना अधिक दूध उत्पादन देने वाली गाय या भैंस होगी उसमें जो
जो है अगर आपने सावधानी नहीं बरती है तो थनैला की समस्या आ जाती है। लेकिन जब आप फुल हैंड मेथड से आप मिल्किंग करते हैं तो जितने भी उसमें दूध होते हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। इस एक चीज़ हमारे किसान भाई और ध्यान रखें कि जब भी वो दूध दुहान का काम करें तो शुरू के 2-2 धार चारों थनों से जो है वो बाहर की तरफ निकाल दें, क्योंकि उसे हम स्ट्रिप कप मेथड कहते हैं। और उस मेथड से दूध निकालने पे एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी पशु में कोई थनैलास की समस्या आने वाली है तो हमारे किसान भाई उसको आसानी से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक बात किसान भाई ध्यान रखें कि जब आप अपने पशु का दूध निकालना हो तो जितना भी बच्चे को दूध पिलाना है वो दूध निकालने से पहले पिलाएं, क्योंकि अगर आप दूध निकालने के बाद पिलाते हैं तो उस पशु के जो थन है वो संभावना यह है कि उसके बच्चे के द्वारा या अन्य किसी रूप में वो कट जाता है, जिसकी वजह से दूध उत्पादन प्रभावित होता है। किसान भाई एक बात ध्यान रखें कि जो आहार प्रबंधन की बात मैं कर रहा हूँ, चारे का आकार सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस चारे की आकार ही जो है पशु के पचनीयता को दर्शाती है। यानी जितना आहार आपका पशु खा रहा है अगर उसकी पचनीयता अधिक है तो यानी जितना अधिक होगा वो पशु के स्वास्थ्य और उत्पादन में उतना ही फायदे करेगा। लेकिन हमारे किसान भाई एक बात ध्यान रखें, जो उसमें आहार के साथ साथ जो संतुलित आहार देते हैं उसमें विभिन्न राशन अवश्य मिलाएं, जैसे कि उसमें कि मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जई है, सोयाबीन है, खल है। इसके अलावा गुड़ का मिश्रण अवश्य मिलाएं, क्योंकि अगर आप अपने पशु को अधिक दूध उत्पादन प्राप्त करना है तो जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो आपके मोलेसिस या गुड़ से पूरी होती है, उसे अवश्य आहार में मिलाएं और इसकी मात्रा जो 7 से लेकर 8% तक रखें। किसान भाइयों एक बात और ध्यान में रखें कि जितना अधिक दूध देने वाले पशु है उसको नमक की आवश्यकता जरूर पड़ती है, तो इसलिए उस आहार में आधा प्रतिशत जो नमक है उसे अवश्य मिलाएं। साथ ही साथ एक बात सुनिश्चित कर लें कि दाने को जो है कम से कम जो है 5 से लेकर 6 घंटे तक अगर उसे भिगो करके खिलाते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि मौसम के विपरीत प्रभाव को देखते हुए ये सुनिश्चित कर लें कि आहार यानी जो संतुलित आहार है वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में हो, यानी दलिया के रूप में हो, ना कि आटे के रूप में। कि अगर आप दलिया के रूप में आहार देते हैं तो पशु को ज़्यादा फायदा करेगा और उससे उत्पादन में वृद्धि होगी। जैसा कि आप दुधारू पशु के जो नवजात बच्चे हैं उनके भी पालन पोषण पे विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो जिस समय आप ये पशु का बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो उसके मुंह के अंदर या जो अंदर स्राव है या उसके ऊपर है उसकी साफ़ सफाई करें। साथ ही साथ ये सुनिश्चित कर लें कि उसने उस गाय के बच्चे ने या भैंस के बच्चे ने खीस को पिया है नहीं। यानी जिस समय जन्म के बाद जन्म होता है बच्चे का उसके आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक उसे कोलेस्ट्रम या खीस जरूर पिलाएं और उसकी मात्रा जो है उस बच्चे के शरीर भार के 1/10वें हिस्से तक जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ जिस समय पशु के बच्चे की उम्र 13-14 दिन हो जाए उसे आप डिहार्निंग कर दें, क्योंकि डिहार्निंग करने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि एक स्थान पे अधिक से अधिक पशुओं को आप रख सकते हैं तथा भविष्य के लिए अच्छी गुणवत्ता और अच्छी कीमत वाला जो है आप नवजात जो बच्चा है उसे तैयार कर सकें और इससे आप अपने पशुशाला से गौशाला से अधिक आय प्राप्त कर सकें।